कहते हैं कि वो मुर्दा घर ब्रिटिश काल में सन 1940 में बनाया गया था और उसके कुछ ही सालों बाद कुछ असामान्य घटनाओं के चलते उस मुर्दा घर को बंद कर दिया गया। कोई नहीं जानता कि आखिर वहां ऐसा हुआ क्या था कि अचानक उस मुर्दा घर को बंद करना पड़ा। हालांकि ज्यादातर मुर्दा घर हॉस्पिटल के अंदर या हॉस्पिटल के साथ होते हैं, पर इस मुर्दा घर को इंसानी इलाकों से काफी दूर सुनसान जगह पर और काफी बड़े आकार में बनाया गया था। कुछ जानकारों की माने तो इस मुर्दा घर में उन लाशों को रखा जाता था जिनकी मौत छुआछूत की बीमारियों से हो जाती थी, और वहीं दूसरी और कुछ जानकार बताते हैं कि यहाँ उन लाशों पर रिसर्च की जाती थी जो कैदी जेल में झेल रही यातनाओं के चलते मर जाते थे। लेकिन इन पर किए दावों के कोई भी पुख्ता सबूत कभी नहीं मिले और फिर 1980 के दौर में इस इमारत को सरकार द्वारा फिर से रेनोवेट करवाया गया और इसी जगह हॉस्पिटल का निर्माण कर दिया गया। पर इसके कुछ ही महीनों बाद उस जगह एक ऐसी घटना घटी जो किसी भी इंसान की कल्पनाओं से परे थी। वहां एक ही रात में लगभग 60 मरीजों के साथ साथ 10 कर्मचारियों की बड़े ही रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई। बड़ी हैरानी की बात थी कि मरने वाले सभी लोगों की लाशें हॉस्पिटल के मुर्दा घर में मिली थी और इस घटना के बाद एक बार फिर उस जगह को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। आज की कहानी उसी मुर्दा घर में घटी एक ऐसी घटना पर आधारित है जिसको सुनने के बाद आप भी किसी खंडहर इमारत के आसपास जाने से पहले 100 बार सोचेंगे। नमस्कार, माइटॉन चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। एक कहानी ऐसी भी, एपिसोड 263। बारिश बहुत ही ज्यादा और तेज हो रही थी। हिमाचल के दूर दराज इलाके में अपनी पूरी रफ्तार में दौड़ती एक गाड़ी अपने गंतव्य की तरफ बढ़ रही थी कि तभी अचानक गाड़ी के सामने कुछ आने की वजह से गाड़ी अनियंत्रित होकर सामने लगे पेड़ से जा टकराई, जिससे गाड़ी के अंदर बैठे 4 दोस्त करण, राघव, विकी और सूरज को काफी चोटें आई थी और चारों गाड़ी में बेहोशी की हालत में पड़े थे। ये चारों दोस्त दिल्ली से हिमाचल घूमने आए थे और हाईवे पर लोगों के लाख मना करने के बावजूद भी इस कच्चे रास्ते से अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़े। और थोड़ी देर बाद जब करण को होश आया तो दर्द से कराहते हुए उन तीनों को उठाने की कोशिश करने लगा। करण के उठाने पर राघव और विकी भी दर्द से कराहते हुए उठे, लेकिन सूरज को सर पर गहरी चोट लगने की वजह से वो अभी भी बेहोशी की हालत में था। किसी तरह उन तीनों ने सूरज को गाड़ी से निकालकर एक पेड़ के सहारे बिठाया और वो तीनों चारों तरफ घूमकर देखने लगे, पर उस रास्ते में दूर दूर तक कोई इंसानी घर या गाड़ी कहीं नजर नहीं आ रही थी कि जिससे उन्हें मदद मिल पाती। कि तभी एक हाथ से सूरज को पकड़े करण ने आसपास देखते हुए कहा, यार कुछ भी करके सूरज को हॉस्पिटल पहुंचाना बहुत जरूरी है, काफी खून बह चुका है। और ये सुनते ही साथ खड़े राघव का कहना था, पीछे पैदल जा नहीं सकते क्योंकि लगभग 30 किलोमीटर तक हमें कुछ नहीं दिखा, ना कोई इंसान और ना ही घर। आगे की तरफ जाएंगे तो भी कोई पता नहीं है कि कोई मदद मिलेगी या नहीं। ऐसा लग रहा है जैसे हम यहाँ फंस चुके हैं यार। और ये सुनते ही उनकी तरफ देखते हुए विकी ने कहा, सही कहा था उन लोगों ने कि इस रास्ते से मत जाइए। उनकी बात मान ली होती तो आज ये हालत ना होती हमारी। और इन दोनों की बातों को सुनता हुआ राघव थोड़ा चिढ़ता हुआ बोला, अब जो भी हुआ उसे छोड़ो और आगे बढ़ते हैं, शायद कुछ ना कुछ मिल जाए आगे। ये कहते हुए वो तीनों सूरज को कंधे के सहारे लिए आगे की ओर बढ़ने लगे। धीरे धीरे शाम भी अब ढलने लगी थी। अंधेरा होने में लगभग आधा घंटा ही बचा था। वो तीनों सूरज को कंधे के सहारे लिए गाड़ी से काफी दूर आ चुके थे, पर यहाँ भी सुनसान सड़क और वीरान इलाके के अलावा कुछ नहीं था।
और इतना चलते हुए वो तीनों सूरज को संभालते हुए काफी थक चुके थे। करण सूरज को सड़क के किनारे एक पत्थर के ऊपर बिठाता हुआ राघव और विकी की तरफ देखता हुआ बोला, अब एक कदम और नहीं चला जाएगा यार, तुम दोनों थोड़ा और आगे जाकर देखो, कोई गांव या कोई गाड़ी, मैं सूरज के साथ यहीं इंतजार करता हूँ। और ये सुनते ही राघव और विकी आगे की तरफ बढ़ गए। करण वहीं आसपास कहीं बैठने की जगह ढूंढ रहा था जब सड़क के ठीक दूसरी तरफ पेड़ों के बीचों बीच उसे एक काफी पुराना बोर्ड दिखा। दूर से देखने पर वो बोर्ड पर लिखा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसी बोर्ड की तरफ देखते हुए करण आगे की तरफ बढ़ने लगा। थोड़ा पास जाकर करण ने बोर्ड पर लिखा हुआ पढ़ा ही था तो उसे देखकर करण की आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि उस बोर्ड पर बड़े अक्षरों से हॉस्पिटल लिखा था। ये देखकर करण काफी हैरान था, क्योंकि इस सुनसान सड़क और इलाके में जहां उन्हें कोई इंसान तक नजर नहीं आ रहा था, वहां इस बोर्ड का होना बिल्कुल अजीब बात थी। और उससे भी अजीब बात ये थी कि उस बोर्ड पर दर्शाई दिशा उसी घने जंगल की तरफ जाते एक कच्चे रास्ते की तरफ दर्शाई गई थी। ये देखकर करण के दिमाग में काफी सवाल उमड़ रहे थे। अभी करण ये सब देख ही रहा था जब सड़क की तरफ से राघव और विकी की आवाज करण ने सुनी, करण, करण। ये सुनते ही करण सड़क की तरफ आया तो राघव और विकी सूरज के पास ही खड़े थे। करण को आता देख राघव का कहना था, अरे यार करण, कहाँ गायब हो गया था तू? हमने काफी आगे तक पूरा इलाका देख लिया भाई, यहाँ दूर दूर तक कुछ भी नहीं है। ये सुनकर करण थोड़ी देर तो चुप रहा और फिर उसी बोर्ड की तरफ देखता हुआ बोला, वहां एक बोर्ड लगा है जिसपे हॉस्पिटल लिखा है, पर मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है यार, इस सुनसान इलाके में कोई ऐसा बोर्ड क्यों लगाएगा? ये सुनते ही विकी ने उस तरफ जाते हुए कहा, भाई हो सकता है यहाँ से कोई रास्ता जाता हो, काफी समय से इस तरफ कोई नहीं आया, इसीलिए घास और झाड़ियां उगाई होंगी। अब और कोई रास्ता नहीं है हमारे पास, चलो इसी तरफ जाते हैं, शायद कुछ मिल जाए, वैसे भी कुछ देर में अंधेरा हो जाएगा। करण और राघव को विकी की ये बात थोड़ी सही लगी और वो सूरज को उठाए एक बार फिर उस हॉस्पिटल के रास्ते चल दिए। वो तीनों जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे, जंगल और भी घना होता जा रहा था और एक अजीब सा सन्नाटा उस पूरे इलाके में चारों तरफ फैल रहा था। और धीरे धीरे वो तीनों सूरज को संभाले आगे की तरफ बढ़े जा रहे थे, जब थोड़ी ही दूर आकर उन तीनों को इस घने जंगल के बीचों बीच एक काफी वीरान इमारत दिखी, जो दूर से देखने पर भी काफी डरावनी लग रही थी। हर तरफ से घास झाड़ियों से ढकी उस इमारत की तरफ देखते हुए करण का कहना था, ऐसा लगता है कि वो बोर्ड इसी इमारत का था यार, इससे अच्छा तो हम सड़क की तरफ ही रुक जाते, शायद कोई गाड़ी या इंसान मिल जाता, इस खंडहर में तो कुछ नहीं मिलने वाला। इस पे विक्की का कहना था, अरे यार भाई, थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा, वहाँ किसी जंगली जानवर का शिकार होने से अच्छा है इस इमारत में आज की रात गुजार लेते हैं, कल देखेंगे क्या करना है। इस पे राघव ने भी हामी भरते हुए कहा, हाँ करण, विक्की सही कह रहा है, आज इस इमारत में रुकते हैं और कोई रास्ता नहीं है, अब कल सुबह ही कोई रास्ता मिल पाएगा यार। ये कहकर वो तीनों सूरज को संभाले उसी इमारत की तरफ बढ़ने लगे और थोड़ी ही देर में वो तीनों उस इमारत के गेट पर खड़े थे। अंधेरा भी अब हर तरफ गहरा रहा था। राघव ने अपने बैग से टॉर्च निकालकर अंदर की तरफ प्रवेश किया तो अंदर का नजारा देखते ही वो तीनों काफी हैरान थे, क्योंकि उस इमारत के बाहर खड़ी गाड़ियां और हॉस्पिटल का कई सारा सामान वहीं का वहीं उसी हालत में पड़ा था। चारों तरफ देखकर ऐसा लग रहा था मानो इस इमारत को जैसे का तैसा छोड़कर लोग जल्दबाजी में यहाँ से भाग गए हों। ये सारी चीजें देखकर उन तीनों के दिमाग में काफी ख्याल बार बार उमड़ रहे थे। इसी बीच आगे की तरफ चल रहे राघव ने कुछ सोचते हुए बोला, यार कुछ समझ नहीं आ रहा,
अगर किसी समय में इस हॉस्पिटल को बंद भी किया होगा तब भी ऐसे हर चीज का छोड़ जाना मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है यार। आखिर क्या हुआ होगा यहाँ जो गाड़ियां, दरवाजे और वो देखो खिड़कियों के पर्दे तक नहीं खोले गए। अभी राघव की बात खत्म हुई भी नहीं थी कि तभी साथ खड़े बिकी ने अंदर की तरफ टॉर्च लगाते हुए कहा, राघव बाहर ही नहीं अंदर भी सारा का सारा सामान वैसा ही है। यहाँ से कोई भी चीज बाहर नहीं निकाली गई। कहीं ये इमारत भूतिया तो नहीं होगी यार। ये सुनते ही कंधे के सहारे सूरज को लिए करण ने थोड़ा चिढ़ते हुए कहा, ये ख्याली बातें बनाना छोड़ो यार। जल्दी अंदर कोई जगह ढूंढकर सूरज को होश में लाने का सोचते हैं और शायद अंदर कोई मिल जाए जिससे सूरज की मरहम पट्टी का इंतजाम हो जाए। ये सुनकर राघव ने एक तरफ सूरज को सहारा देते हुए बिक्की की तरफ देखते हुए कहा, तू टॉर्च की रोशनी के सहारे आगे चल, मैं और करण सूरज को संभालते हैं। ये कहकर वो तीनों उस इमारत के अंदर की तरफ बढ़ने लगे। उन तीनों के चलते कदमों की आवाज उस पूरी इमारत में गूंज रही थी। जैसे जैसे वो तीनों इमारत में दाखिल हो रहे थे, एक अजीब सी मनहूसियत का एहसास उन तीनों को साफ महसूस हो रहा था। हर तरफ कमरों को टॉर्च की रोशनी से देखते वो तीनों उस इमारत के बीचों बीच हॉल में पहुंचे ही थे कि तभी उस इमारत के ऊपरी फ्लोर से आती एक आवाज उन तीनों ने साफ साफ सुनी। इस आवाज को सुनने से ऐसा लग रहा था मानो कोई लोहे के ताबूत में बंद बाहर निकलने को छटपटा रहा हो। और ये आवाज सुनकर वो तीनों यही सोच रहे थे कि इस सुनसान इमारत में इस रात के समय आखिर कौन हो सकता है। सूरज को नीचे ही लगे एक बेंच पर लेटाकर वो तीनों ऊपरी फ्लोर की तरफ उसी आवाज को सुनते हुए आगे बढ़ने लगे। जैसे जैसे वो ऊपर की तरफ बढ़ रहे थे, वो आवाज भी धीरे धीरे और ज्यादा होती जा रही थी। डरते हुए वो तीनों ऊपरी फ्लोर पर पहुंचे तो हर तरफ हॉस्पिटल का सारा सामान बिखरा पड़ा था और हर तरफ मकड़ी के जालों से पूरा फ्लोर भरा पड़ा था। अभी वो तीनों उस आवाज की तरफ बढ़ पाते कि तभी एक जोर की आवाज से लास्ट कोने का दरवाजा खुला। ये आवाज इतनी जोर से हुई थी कि उन तीनों के डर से रोंगटे खड़े हो गए। डरते हुए और उस तरफ टॉर्च की रोशनी में देखता हुआ राघव बोला, कौन है? कौन है वहां? राघव की आवाज उस पूरी इमारत में गूंजी और एक बार फिर वहां सन्नाटा पसर गया। इन सभी हो रही घटनाओं से अब उन तीनों के अंदर काफी डर बैठ चुका था। अभी वो कुछ सोच पाते जब उन्हें अपने ठीक पीछे ऐसा महसूस होने लगा मानो जैसे उनके पीछे कोई खड़ा उन्हें ही घूर रहा हो। डरते हुए उन तीनों ने मुड़कर पीछे देखा तो टॉर्च की रोशनी में वहां उड़ती धूल के अलावा कुछ नहीं था। इतने में डरते हुए बिकी का कहना था, यहाँ कुछ गड़बड़ है भाई, चलते हैं यहाँ से। मैंने पहले ही कहा था यहाँ कुछ तो अजीब है। बिकी का इतना कहना भर था जब नीचे के फ्लोर से एक बड़ी भयानक चीख उन तीनों ने साफ साफ सुनी। और ये सुनते ही उन तीनों को सूरज का ख्याल आया। पूरी जान लगाकर वो तीनों नीचे की तरफ सूरज को देखने भागे। नीचे पहुंचकर देखा तो उन तीनों की डर से आंखें बड़ी बड़ी हो गई, क्योंकि जिस बेंच पर वो सूरज को लिटाकर अभी अभी ऊपर गए थे वहां अब सूरज कहीं नहीं था। डरे हुए वो तीनों चारों तरफ उस इमारत में सूरज को ढूंढने की कोशिश करने लगे, पर सूरज वहां कहीं नजर नहीं आ रहा था। अभी वो सूरज को ढूंढते हुए आगे बढ़ ही रहे थे जब सबसे आगे चल रहा राघव एकदम से रुका। टॉर्च की रोशनी जमीन पर पड़ते ही राघव ने देखा
तो जमीन पर काफी खून की बूंदें पड़ी थी। ये देखकर वो तीनों जमीन पर पड़ी उन बूंदों को देखते हुए उसी तरफ बढ़ने लगे। उन बूंदों को देखते हुए धीरे धीरे वो तीनों उस इमारत से बाहर मेन दरवाजे पर पहुंचे तो वहां से आगे और कोई निशान नहीं था। आसपास उन तीनों ने टॉर्च की रोशनी लगाकर हर तरफ देखा, पर दरवाजे से आगे ना ही खून की कोई बूंदें दिखी और ना ही कोई ऐसा निशान जिससे वो पता कर पाते कि आखिर सूरज गया कहाँ। अभी वो तीनों खड़े ये सोच ही रहे थे जब साथ खड़े करण की नजर दरवाजे के साथ दीवार पर पड़ी। तीनों ने टॉर्च की रोशनी में देखा भर था तो दीवार की तरफ देखते ही उन तीनों की रूह तक कांप उठी, क्योंकि अभी जो भी वो तीनों अपनी आंखों से देख रहे थे वो किसी भी इंसान की कल्पनाओं से परे था। दरवाजे के साथ दीवार पर खून से सने पैरों के निशान बने थे जो दीवार से होते हुए ही उस इमारत की तीसरी मंजिल की खिड़की तक जा रहे थे। अब वो तीनों काफी डर चुके थे और यही सोच रहे थे कि ये कैसे संभव हो सकता है कि कोई इंसान बिना किसी सहारे के इस 3 मंजिला इमारत की दीवार से वहां से लटकता हुआ खिड़की तक पहुंचा हो। अभी वो तीनों कुछ सोच पाते कि तभी एक बार फिर उसी खिड़की से एक भयानक चीख उन तीनों ने साफ साफ सुनी। अब वो तीनों इतना डर चुके थे कि उस इमारत के अंदर जाने की हिम्मत उन तीनों में बिल्कुल भी नहीं बची थी। वो तीनों उस इमारत के गेट की तरफ भागने लगे। थोड़ी दूरी पर पहुंचकर तीनों ने वापस देखा तो इमारत की तीसरी मंजिल की उसी खिड़की पर सूरज पीठ किए खड़ा था। तीनों ने बाहर से सूरज को काफी आवाजें लगाई, पर मानो सूरज को उनकी आवाजें सुनाई ही ना दे रही हों। तीनों ने अंदर जाकर सूरज को वापस लाने का सोचा और एक बार फिर तीनों एक साथ टॉर्च की रोशनी में उस इमारत की तरफ बढ़ने लगे। धीरे धीरे वो तीनों डरे हुए इमारत में दाखिल हुए तो अब उन तीनों को एक अजीब सा डर साफ महसूस होने लगा था। बार बार वो आसपास नजर दौड़ाते और फिर आगे की तरफ बढ़ने लगते। उन्हें बार बार ऐसा महसूस हो रहा था मानो कई सारे लोग इधर उधर भाग रहे हों, पर चारों तरफ देखने पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वो तीनों धीरे धीरे हॉल में पहुंचे और ऊपर फ्लोर की तरफ जाने वाली सीढ़ियों की तरफ जाने को अभी हुए ही थे कि तभी सीढ़ियों से एक भयानक चीख के साथ कोई ऊपर की तरफ भागा। ये सुनकर उन तीनों के डर से हाथ पैर कांप चुके थे। डरते हुए और कपकपाती आवाज में करण ने कहा, सूरज तुम हो क्या? कि तभी राघव ने भी चिल्लाते हुए कहा, कौन है? कौन है वहां? ये कहते हुए वो तीनों भी ऊपर फ्लोर की तरफ भागे। फ्लोर पर पहुंचकर टॉर्च की रोशनी में देखा तो वहां कोई नजर नहीं आ रहा था। धीरे धीरे वो तीनों उसी कमरे की तरफ बढ़ने लगे जहां सूरज को उन तीनों ने नीचे से देखा था और कुछ ही समय में वो तीनों उसी कमरे के दरवाजे पर खड़े थे। दरवाजे की तरफ देखा तो जहां इस पूरी इमारत के सभी कमरे खुले थे, पर इस कमरे के दरवाजे पर एक बड़ा सा ताला लगा हुआ था। दरवाजे को खटखटाते हुए वो तीनों सूरज को आवाजें लगाने लगे, पर अंदर से कोई आवाज वापस नहीं आ रही थी। कि तभी पास पड़ी एक टूटी चेयर से करण ने ताले को तोड़ना शुरू किया ही था जब सबसे पीछे खड़े बिकी की नजर दरवाजे के ऊपर लगे बोर्ड पर पड़ी। उस बोर्ड को देखते ही बिकी ने राघव और करण को रोकते हुए उस तरफ देखने का इशारा किया और बोर्ड को पढ़ते ही बिकी ने डरते हुए कहा, भाई ये हॉस्पिटल का मुर्दा घर है, इसे नहीं खोलना चाहिए यार, चलो चलते हैं यहाँ से। बिकी की इस बात को सुनते ही थोड़ा गुस्से में राघव ने जवाब दिया, अबे मुर्दा घर हो या कुछ भी हो,
अंदर सूरज है, उसके बिना यहाँ से जाने के बारे में तू सोच कैसे सकता है यार। और ये सुनते ही विकी ने डरते हुए एक बार फिर बोला, भाई जरा सोच, जब से हम यहाँ आए हैं यहाँ अजीब अजीब घटनाएं हो रही हैं, और अगर सूरज जिंदा होता तो हमारे पास आता ना, दीवार से चढ़कर खिड़की से इस मुर्दा घर की तरफ नहीं जाता। तुम समझ नहीं पा रहे हो, यहाँ कुछ तो ऐसा है जो हमारी समझ से परे है भाई। इतना कहते कहते ही करण ने उस दरवाजे पर लगे उस ताले को तोड़ दिया और ताले के टूटते के साथ ही उस दरवाजे को अंदर से जोर जोर से पीटने की आवाजें आने लगी। इससे डरे वो तीनों एकदम से पीछे की तरफ हुए और ये सुनते ही विकी के दिमाग में काफी डरावने ख्याल चलने लगे। वो इतना डर चुका था कि उठकर वहां से बाहर की तरफ भागा। विकी को ऐसे भागता देख करण और राघव भी अब काफी डर चुके थे, पर सूरज का सोचकर उन दोनों ने हिम्मत करके धीरे धीरे उस कमरे का दरवाजा खोला और दरवाजा खुलते ही उसी खिड़की पर सूरज अभी भी खड़ा था। एकदम दोनों सूरज की तरफ भागे और उसके पास पहुंचकर उसे बाहर लाने की कोशिश करते उससे पहले ही एक अजीब सी मुस्कुराहट के साथ सूरज ने उन दोनों की तरफ देखा और कमरे के दूसरी तरफ हाथ का इशारा करते हुए धुएं की तरह उन दोनों के देखते ही देखते गायब हो गया। राघव और करण कुछ भी सोच पाते उससे पहले ही उस मुर्दा घर का मेन दरवाजा अपने आप ही बंद हुआ और उन दोनों की चीखों से पूरा हॉस्पिटल गूंज उठा। ये चीखें इतनी तेज और भयानक थी कि हॉस्पिटल से थोड़ी ही दूर भाग रहे विकी को साफ साफ सुनाई दी। विकी को अब समझ आ चुका था कि वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके थे। विकी ने अपनी पूरी जान लगाकर सड़क की तरफ दौड़ लगा दी। दौड़ते हुए विकी को उस इमारत से आती चीखें अभी भी साफ सुनाई दे रही थी। विकी भागता हुआ ही कभी पीछे देखता और कभी आसपास। सड़क से थोड़ी ही दूर पहुंचा होगा विकी जब एक पेड़ से तेजी से भागता हुआ टकराकर जमीन पर गिरते ही बेहोश हो गया और जब होश आया तो वो हॉस्पिटल में था। आसपास देखा तो काफी डॉक्टर और पुलिसकर्मी वहीं खड़े थे। विकी के होश में आते ही एक इंस्पेक्टर ने उसके पास आते हुए कहा, अब कैसे हैं आप? क्या हुआ था वहां? कुछ बताएंगे मुझे? और ये सुनते ही विकी ने कल रात घटी सारी घटना इंस्पेक्टर को बताई। तो ये सारी बातें सुनकर वहां खड़े सभी कर्मचारी काफी हैरान थे, क्योंकि जिस इमारत की बात विकी इंस्पेक्टर को बता रहा था वो इमारत कई सालों पहले तोड़ दी गई थी और अब वहां उस इमारत का कोई नामो निशान भी नहीं था। इसके बाद इंस्पेक्टर ने विकी से जो कहा वो सुनकर विकी के कदमों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि इंस्पेक्टर का बताना था, हमने पूरी जांच कर ली है। आपकी गाड़ी पेड़ से टकराई थी जिसमें आपके 3 दोस्तों की मौत हो चुकी थी। आपकी सांसें चल रही थी, इसीलिए आपको हॉस्पिटल लाया गया। और आप जिस इमारत की बात कर रहे हैं ऐसी कोई भी इमारत अब उस पूरे इलाके में नहीं है। लगता है आपको कोई वहम हुआ है। हमने पूरी तफ्तीश कर ली। आपके तीनों दोस्तों के सिर पर गहरी चोट लगने की वजह से मौत हुई थी। इंस्पेक्टर की कही सारी बातें सुनकर विकी कुछ भी समझने की हालत में नहीं था, क्योंकि वो पूरी घटी घटना विकी ने अपनी आंखों से देखी थी। आज इस घटना को घटे 19 साल हो चुके हैं, पर आज भी विकी उस घटना के बारे में सोचकर कांप जाता है। और ये थी आज की एक कहानी ऐसी भी।